नहीं नहीं, आज भी कर लेंगे, और जो एक फुल वाला है वो आज भी 2 घंटे की क्लास है नहीं एक्चुअली, और वो जो टेस्ट अपन को करना है वो होगा 1.5 घंटे में। ठीक है, तो 1.5 घंटे वाला जिस दिन होगा तो उस दिन कर लेंगे। आज क्या करते हैं, 2 काम करते हैं। बेटा ये पंखा चला दो, आगे के पंखा और एसी को तो बिल्कुल टच किया ही मत करो, ठीक है, पीछे बैठा करो। ये दोनों पंखे और ये, ठीक है, इसको तो बिल्कुल छूना ही नहीं है, देखना ही नहीं है इसके तरफ। ठंड लगे जैसे तो पीछे चले जाओ, बहुत बड़ी क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं 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 बेटा, हाँ आगे के पंखे और ये मेरा है, ठीक है। चलिए, तो आज दोनों काम करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, 2-3 7 मार्कर, एक 10 मार्कर, 5-7 2 मार्कर, ठीक है। और कुछ देर क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा वो जो टॉपिक हमारा चल रहा था, ताकि मंडे से परसों से शुरू कर सकें अपन दशाएं, है ना। बहुत लंबा नहीं खींचना है बेटा, ऑलरेडी बहुत खींच रहा है, लेकिन ठीक है, अभी टाइम भले लग जाएगा, लेकिन बात के लिए इतना आसान हो जाएगा कि दुआएं दोगे तुम लोग मुझे। चलिए, सामाजिक दशा हम कर रहे थे, राइट, है ना। राजनीतिक दशा तो आपको क्लियर हो गया कि राजनीतिक दशा में कौन कौन से बिंदु होते हैं और किन बिंदुओं के अंदर भी क्या लिखना होता है, ठीक है। अब जब प्रैक्टिकल करेंगे किसी वंश में, तब वो आपको ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली हेडिंग क्या होती है बेटा, किसी भी काल की सामाजिक दशा। कल हमने सामाजिक दशा के आयाम आपको दिखाए थे कौन कौन से होते हैं, और एक की चर्चा हो गई है किसकी, परिवार की, और दूसरी, है ना, आपने देखा कि परिवार में क्या लिखना है। परिवार में जनरली यही कि परिवार क्या है, आधारभूत इकाई है। दूसरी बात, सत्ता पिता की या माता की, तो सिर्फ एक सिंधु सभ्यता में बस सत्ता किसकी रही है, माता की, बाकी हर जगह पितृ सत्तात्मक समाज। और फिर हमें लिखना है कि परिवार एकल या संयुक्त। तो एकल सिर्फ कब रहे हैं, सिंधु सभ्यता में, बाकी ऋग वैदिक काल से लेकर के हमेशा परिवार क्या रहे हैं, संयुक्त। हाँ, कुछ कालों में फिर ऐसा मिलेगा कि एकल भी और संयुक्त भी, लेकिन सिर्फ एकल नहीं मिलेगा। एकल सिर्फ कहाँ मिलेगा, सिंधु सभ्यता में। क्यों, क्योंकि नगरीय सभ्यता है, और नगरों में लोग कैसे रहते हैं, एकल, है ना। माँ बाप को बोलते हैं कि घर गांव में रहो, और खुद कहाँ रह रहे हैं, शहरों में। हालांकि एक बात ये, मतलब थोड़ा सा कुछ प्रैक्टिकल देखा जाए तो शहरों के छोटे छोटे कमरों में संयुक्त परिवार लेकर के रहना एक बड़ी चुनौती है, समझ रहे हैं आप। मतलब 24 घंटे जब आप एक ही एक आदमी को देखते हो तो इरिटेट हो जाते हो, समझ रहे हो। बहुत सारी चीजें हैं जो थ्योरेटिकल अलग है और प्रैक्टिकल अलग है, समझ रहे हो। तो चलिए, परिवार और वर्ण व्यवस्था की चर्चा कर हमने कर ली थी। तीसरी बेटा, जो किसी भी काल में लिखना ही लिखना है अनिवार्य तौर पर, कंपलसरी तौर पर, वो है स्त्री दशा, ठीक है। अब देखिए, स्त्री की दशा दो ही हो सकती है, या तो अच्छी या तो बुरी। तो जब भी आप किसी काल की स्त्री दशा लिखें, तो आप पहले तो ये बताएं भाई कि स्त्रियों की दशा अच्छी थी, बदहाल थी, संतोषजनक थी, कैसी थी। तो सबसे पहले तो बताएं दशा स्त्रियों की कैसी थी, अच्छी या बुरी। जैसे हम जब सिंधु सभ्यता में स्त्री दशा लिखेंगे तो हम पहला बिंदु लिखेंगे कि इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी, ठीक है। जब हम ऋग वैदिक काल लिखेंगे तो हम ऋग वैदिक काल में भी यही लिखेंगे कि इस काल में भी स्त्रियों की दशा अच्छी थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल से लेकर के हमेशा जितनी भी दशाएं होंगी, फिर उन सभी में हम यही लिखेंगे कि इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। मतलब सिर्फ सिंधु सभ्यता और ऋग वैदिक काल, ये दो वो टाइम पीरियड है बेटा जहां पर स्त्रियों की दशा अच्छी थी। इसके बाद कभी भी स्त्रियों की दशा अच्छी
नहीं रही। क्यों नहीं रही? जब उत्तर वैदिक काल पढ़ेंगे तो समझेंगे कि क्या हुआ वास्तविकता में, और जो भी हो सकता है बड़ी अच्छी चर्चाएं करेंगे जब पढ़ेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा और तीसरा पॉइंट हमें ये देखना है किन किन चीजों का प्रचलन था स्त्रियों के संबंध में और किन किन चीजों का प्रचलन नहीं था। मतलब हमें यह बताना है कि प्रचलित कुरीतियां, या पहले हम लिख लेंगे, दोनों कुछ भी कर सकते हैं, प्रचलित कुरीतियां और जो प्रचलित अन्य या सुविधाएं जो भी थी। समझिएगा, लिखा तो है ना आपके पास, ये लिखने की जरूरत नहीं। तो जैसे हमने मान लीजिए मौर्य काल की स्त्री दशा लिखनी है, और मैंने आपको कह दिया कि सिंधु और ऋग्वैदिक के अलावा हमेशा महिलाओं की दशा क्या रही है? बेकार रही है। तो पहला पॉइंट मौर्यकालीन स्त्री दशा में क्या होगा कि इस काल में स्त्रियों की दशा अच्छी नहीं थी। अब अच्छी नहीं थी तो आप बताइए कि अच्छी क्यों नहीं थी? तो आप क्या बताएंगे कि इस काल में, है ना, क्या जितनी भी कुरीतियां हो सकती हैं, पर्दा प्रथा, बाल विवाह, है ना, अब सती तो थी नहीं, सती गुप्त से आई है, तो थोड़ा बहुत कुछ ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, और मतलब स्त्रियों को शिक्षा से दूर रखा गया, ये सब कुरीतियों का क्या था? प्रचलन था। ठीक है, बात समझ में आ रही है? कुछ चीजें जो महिलाओं को सुविधा प्राप्त थी, जैसे महिलाओं को तलाक की यानी कि विवाह विच्छेद की, है ना, और विधवा पुनर्विवाह जैसी सुविधाएं प्राप्त थी, जबकि दहेज प्रथा, बाल विवाह, पर्दा प्रथा जैसी कुरीतियों का प्रचलन था। बस ये तीन बिंदुओं में किसी भी काल की स्त्री दशा को आप लिख सकते हैं कि पहला अच्छी थी या बुरी थी। अब जैसे हम सिंधु सभ्यता की जब स्त्री दशा लिखेंगे तो हम लिखेंगे कि इस काल में स्त्रियों की दशा बहुत अच्छी थी। ठीक है, स्त्रियों से संबंधित कोई भी कुप्रथा जैसे बाल विवाह, सती प्रथा, पर्दा प्रथा, ठीक है, आदि का प्रचलन नहीं था। समझ रहे हैं? स्त्रियों को शिक्षा का, समानता का अधिकार प्राप्त था, और स्त्रियों की उपासना की जाती थी किस तौर पर? उर्वरता की देवी के तौर पर। बस हो गया, काम खत्म। तो किसी भी काल की स्त्री दशा अच्छी या बुरी, अच्छी कब कब थी ये बता दिया, और इसके बाद तो हमेशा बुरी रही। फिर बता दीजिए क्या कुरीतियां और जो भी और चीजें महिलाओं को थी। ठीक, क्लियर? चलिए, स्त्री दशा के बाद दास प्रथा। सबसे पहला इस पर भी अवस्था बताना है। अवस्था दो ही हो सकती है बेटा दासों की, या तो अच्छी या तो बुरी। ठीक है, मतलब अच्छा एक बता दीजिए कि प्रचलन था कि नहीं। एक पहला बिंदु क्या बताइए, प्रचलन था या नहीं। अब जैसे दास प्रथा लिखनी है हमें, तो हमने बता दिया ऋग्वैदिक काल में फॉर एग्जांपल दास प्रथा लिखनी है, तो हम बताएंगे कि इस काल में दास प्रथा का प्रचलन था और दासों की स्थिति ठीक थी, है ना। दासों से मुख्यतः घरेलू कार्य कराए जाते थे और उन्हें संपत्ति वगैरह का भी अधिकार था, है ना। तो प्रचलन था कि नहीं, अच्छी अवस्था थी कि नहीं, और आमतौर पर कौन से कार्य दासों से कराए जाते थे, बस इतना लिख दिया तो किसी भी काल की क्या हो जाएगी? दास प्रथा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मौर्य काल में लिखेंगे दास प्रथा, तो लिखेंगे कि मौर्य काल में दास प्रथा का प्रचलन था, और उस पर एक फैक्ट बता देंगे कि भाई कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में 9 प्रकार के दासों का उल्लेख किया है। दासों की दशा अच्छी थी, उनसे मुख्य तौर पर घरेलू कार्य ही कराए जाते थे और उन्हें संपत्ति का अधिकार होने का भी वर्णन प्राप्त होता है। खत्म, है ना। ऐसे ही गुप्त काल में भी। तो लगभग इन्हीं बिंदुओं पर कि प्रचलन था कि नहीं, अच्छी थी या बुरी थी, और कौन कौन से प्रमुख कार्य लिए जाते थे दासों से, इतना बस अपन को लिख देना है, और ये किसी भी काल की क्या हो जाएगी? दास प्रथा। किस हेडिंग के अंतर्गत? सामाजिक दशा के अंतर्गत। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट जो आप लिख सकते हो, मनोरंजन। ये भी हर
टाइम पीरियड पर लिख सकते हो मनोरंजन। ठीक है, मनोरंजन में क्या लिखना होता है? आप एक बात बताइए, ठीक है, आपको अगर मनोरंजन करना है, ठीक है, तो क्या करते हो? एक्चुअली आप देखो, मोबाइल मनोरंजन नहीं है, समझ रहे हो? मनोरंजन एक अलग मुद्दा है और टाइम पास एक अलग मुद्दा है। तो आप मोबाइल चला करके टाइम तो एक्चुअली टाइम पास नहीं कहते उसे, टाइम बर्बाद कहते हैं उसे। तो आप मोबाइल चला करके टाइम बर्बाद तो कर सकते हो, लेकिन अगर मनोरंजन करना है तो क्या करोगे? घूमोगे, खेल कूद करोगे, संगीत प्रेमी होगे तो संगीत सुनोगे, मतलब अच्छा नृत्य अच्छा लगता है तो नृत्य करोगे, नहीं कर पाते तो देखोगे। हाँ, पेंटिंग, म्यूजिक, ये क्या है बेटा? मनोरंजन है। ठीक है, तो पहले के लोग सोचो क्या करते रहे होंगे मनोरंजन के लिए? हाँ, पहले के लोग अपने मनोरंजन के लिए शिकार करने जाते थे। शिकार को कहते हैं आखेट। आखेट करते थे, नृत्य, संगीत, खेलकूद, पशुओं को लड़ाना, मुर्गियों को लड़ाते थे, जुआ खेलते थे। जुआ भी तो मनोरंजन है। ग्रामीण क्षेत्रों में देखा है, बूढ़े बूढ़े सब लगा के चौरा बैठ जाते हैं और चलने दो है? ठीक है, तो यही हो सकता है ना मनोरंजन। तो हर काल में लगभग फिक्स है मनोरंजन के साधन क्या? आखेट, खेलकूद, पशुओं को लड़ाना, नृत्य एवं संगीत मनोरंजन के प्रमुख माध्यम थे। ठीक है, क्योंकि हर काल में बेटा यही तो होगा। ऐसा थोड़ी है कि मौर्य काल में कुछ और हो गया कि मनोरंजन के तरीके बदल गए। मनोरंजन का तरीका आज भी तो यही है, अगर एक्चुअल में देखा जाए तो। क्या है? बस शिकार नहीं करना है बेटा, है ना, खेलकूद, ठीक है, और क्या कहते हैं, नृत्य, संगीत, आज भी मनोरंजन के वास्तविक तरीके यही है। लेकिन परिवर्तन आ गया है स्वरूप में, तो अब खेल कूद करना कोई पसंद नहीं करता। क्योंकि बच्चे पहले क्या होता था कि जिन गतिविधियों में 20, 22, 25 साल की उम्र में इन्वॉल्व होते थे, अब वो शुरुआती लाइफ से ही उसमें इन्वॉल्व हो गए, 8-10 साल की उम्र में ही। तो अब खेल तो उनके जीवन में रहा ही नहीं। समझ रहे हो सकता है कि आप लोग शायद वो जनरेशन हो जिन्होंने खेला होगा। खेले कि तुम भी मोबाइल वाले हो? है, खेला है ना? मतलब लड़के तो गर्मियों में भी सुबह से शाम तक धूप में खेल रहे हैं, है ना? अभी तो आप लोग हो वो जनरेशन, आप लेकिन अब कुछ ऐसे आने लगे हैं जो मोबाइल जनरेशन है, वो मोबाइल चला के आए हैं, इसीलिए उनको कुछ समझ में भी नहीं आता। सच बता रहा हूँ आपको, बहुत दिक्कत हो रही है हम लोगों को अब पढ़ाने में। पहले पढ़ाना हमारा बहुत डिफरेंट होता था। अब बच्चे आते हैं और उनको कुछ समझ में भी नहीं आता। समझ रहे हो? मोबाइल बहुत, और अगर वो बच्चे पबजी वाले हो गए तब तो समझ लीजिए कि आफत हो गई हम लोगों की। एक दिक्कत ये भी है कि उनको हम डांट भी नहीं सकते, पता चले वो फायर कर दें हम इन पे। फ्री फायर क्यों? अभी आप लोग बहुत ज्यादा, मतलब अभी ठीक है, अभी तो आप लोग खुद ही बच्चे हो। ये भारतीय समाज की वर्तमान की बहुत बड़ी समस्याएं हैं। अब बच्चों में टॉलरेंस है ही नहीं, सहनशीलता है ही नहीं। आप डांट दो, वो आपको डांट देंगे, क्योंकि उनको लगता है कि ये तो मेरी बेइज्जती कर दी सर ने। अब डांट को क्या माना जाता है? बेइज्जती माना जाता है। पहले तो मार खाए हो स्कूल में कि नहीं खाया तुमने? नहीं खाए? खाए हो ना? तो बेइज्जती होती थी। होती तो थी, क्यों है? हाँ,
एक ही रास्ता है कि अपनी बेइज्जती में दूसरों को भी शामिल कर लो, तो आधा हो जाता है। जितने ज्यादा लोग शामिल होंगे उतना कम। अकेले पिटोगे पूरी क्लास में तो ज्यादा फील होगा। तुम्हारे साथ 10-12 पिट रहे तो हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, तुम भी तो पिटे थे। समझ रहे हो? तो हमेशा से मनोरंजन के साधन रट लो। क्या? आखेट, खेलकूद, नृत्य, संगीत, पशुओं को लड़ाना आदि मनोरंजन का क्या थे? प्रमुख माध्यम थे। तो किसी भी काल में बेटा मनोरंजन, दास प्रथा, स्त्री, वर्ण और परिवार लिखना ही लिखना है। मैंने आपको फिर कुछ बिंदु बताए जो सीमित है सिर्फ सिंधु सभ्यता तक और ऋग वैदिक काल तक, मतलब उनको फिर बाद में नहीं लिखना है। कौन से बिंदु हैं? जैसे भोजन, है ना, और क्या? वस्त्राभूषण, और एक मृतक संस्कार। ये 3 ऐसे पॉइंट हैं जो किसी भी काल में भी लिखे जा सकते हैं, और अगर आपको लगे कि ये 5 बिंदु लिखने के बाद अब जगह नहीं है तो इन तीनों को फिर लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये वो पॉइंट है जब नॉर्मल तौर पर तब उपयोग करिएगा जब आपको कुछ ना बन रहा हो। मेरी बात समझिएगा। मैं ये कह रहा हूं कि कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि इन तीनों को सिर्फ कहां लिखना है? सिंधु और ऋग वैदिक में, इसके बाद नहीं लिखना है। नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। मेरा कहने का मतलब यह है कि आपके पास सीमित जगह है। आपका पहला पूरा फोकस किन बिंदुओं पर होना चाहिए? इन बिंदुओं पर होना चाहिए। अब आप भी समझ रहे हो, अगर 7 मार्कर में किसी काल की सामाजिक दशा आएगी तो आप इतने बिंदु लिख लो, यही बहुत है। इसी में थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, उन बिंदुओं की तक तो बात ही नहीं आई। अब मान लो 10 मार्कर लिखना है और आपका दास प्रथा और इन सब में ही निष्कर्ष और परिचय के साथ पॉइंट पूरा हो रहा है, तो फिर इनको मत करो। लेकिन अगर ऐसा हो कि तुमको बीच के पॉइंट ही भूल गए, या कोई ऐसी अप्रिय स्थिति बनी कि पेज भरना है लेकिन कंटेंट याद नहीं आ रहा है, तो फिर मरता क्या ना करता, तो फिर वो क्या करेगा? भोजन लिखो, वस्त्राभूषण लिखो और मृतक संस्कार लिखो। हाँ, मतलब वो तभी दिखाना है एक्स्ट्रा पॉइंट जब पेज खाली हो या कुछ समझ में ना आ रहा हो। मेरी बात समझ रहे हो कि अब लिखना तो है ही कुछ ना कुछ। क्या लिखें? तो फिर आप क्या लिखो बेटा? भोजन लिखो, वस्त्राभूषण लिखो और मृतक संस्कार लिखो। भोजन में एक लाइन लिखनी होती है कि शाकाहारी एवं मांसाहारी दोनों ही प्रकार के भोजनों का प्रचलन था। अब चाहे सिंधु सभ्यता हो या वर्तमान सभ्यता, मुगल या कोई भी, हमेशा से 2 भोजन प्रचलित रहे, शाकाहारी और मांसाहारी। क्लियर? वस्त्राभूषण, देखिए वस्त्राभूषण में सबसे पहली बात तो आप ये बता दो कि भाई ये किसके बने कपड़े पहनते थे? तो हमेशा से 3 तरीके के कपड़े पहने, सूती, ऊनी और चर्म। सूती, ऊनी और चर्म। भाई सिंधुवासी सूत, कॉटन उगाना जानते थे, सिंडोन कहते थे उसे वो। तो जब सिंधुवासी जानते थे तो वैदिकवासी और बाद की सभ्यता के लोग भी जानते थे। तो वो सूती वस्त्र भी जानते थे, वो ऊनी वस्त्र भी जानते थे, और वो चर्म, चमड़े के वस्त्र बनाना भी ठंड के लिए जानते थे। तो हमेशा से बेटा, अब जैसे कि हमें लिखना है कि सिंधु सभ्यता में वस्त्राभूषण, तो हम लिखेंगे सूती, ऊनी एवं चर्म वस्त्रों का प्रचलन था। और पहले क्या होता था? स्त्री और पुरुष लगभग एक जैसे क्या करते थे? वस्त्र पहनते थे। आज भी तो यही। भाई स्त्री और पुरुष के वस्त्र क्या हैं? सेम है लगभग। कोई डिफरेंस है क्या? नहीं है ना। पर्टिकुलर पुरुषों की कुछ पोशाकें अलग है जो महिलाएं नहीं पहन सकती, और पर्टिकुलर महिलाओं की कुछ पोशाकें अलग है जो पुरुष नहीं पहन सकते। लेकिन कुछ तो कॉमन है ही है, जीन्स, शर्ट, ये सब पैंट, ये क्या होता है? दोनों पहनते। तो सिंधु समय से आ रहा, आप कोई नया काम नहीं कर रहे हो। सिंधुवासी भी एक जैसे कपड़े पहनते थे, स्त्री और पुरुष। ठीक है? और इस पर वस्त्र के साथ एक पॉइंट क्या जुड़ा हुआ है? आभूषण। तो उसको हमने क्या कर दिया? वस्त्राभूषण, वस्त्र और आभूषण। तो आभूषण में बता दो कि स्त्री और पुरुष दोनों आभूषणों का प्रयोग करते थे, आज भी करते हैं। पुरुष आभूषण पहनते हैं ना, चेन पहन लेंगे, आप देखिए कानों में पहने रहते हैं,
करते हैं कि नहीं करते? ठीक है, तो वो पुराने जमाने से चला आ रहा है। और बस कुछ बता दीजिए कि महिलाएं जो हैं वो मन के यानी कि मोतियों के हार, है ना, बाजूबंद, है ना, आदि आभूषणों का प्रयोग करती थी। ठीक है, और तीसरा होता है क्या बेटा, मृतक संस्कार, यानी कि किस तरीके से मृतकों के साथ संस्कार किया जाता था। तो मृतकों के साथ तीन तरीके के संस्कार होते थे। एक होता था पूर्ण समाधिकरण, एक होता था आंशिक समाधिकरण, और एक होता था दाह संस्कार। ठीक है, दाह संस्कार, आंशिक समाधिकरण और पूर्ण समाधिकरण, ये तीन तरीके के मृतक संस्कार तब भी थे, आज भी। पूर्ण समाधिकरण का मतलब होता है शव को पूरी तरीके से दफना देना, जैसे इस्लाम धर्म में और ईसाई धर्म में शव को पूरी तरीके से क्या कर दिया जाता है, दफना दिया जाता है। इसको क्या कहते हैं, पूर्ण समाधिकरण। क्लियर है? दूसरा है आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण में शव को पहले कुछ घंटे बाहर एक ऐसी जगह रख दिया जाता है जहां पर पशु पक्षी, विशेष तौर पर बाज, है ना, जो है वो उसका भक्षण कर सके। ठीक है, और फिर बचे हुए अवशेष को दफना दिया जाता है। ये क्या कहलाता है, आंशिक समाधिकरण। पारसी धर्म जो है उसमें ये प्रथा प्रचलित थी, लेकिन अब दिक्कत है, अब बाज बचे ही नहीं, चील बचे ही नहीं। और चील क्यों नहीं बचे? ये मानवों की इच्छाओं ने, महत्वाकांक्षाओं ने और लालच ने पर्यावरण को इतना नुकसान पहुंचाया है कि आप ये समझ लीजिए कि चील तुमको अब नहीं दिखते होंगे। श्राद्ध का चट्टाइन चल रहा है, कौओं के लिए तरस रहे हैं लोग, समझ रहे हो? क्यों? क्योंकि ये मानवीय लालच का परिणाम है। अब क्या होता था कि भाई बात यह है कि राजनीति करना होता है तो पशुओं को बड़ा महत्व देते हैं, और वास्तविकता में क्या होता है आप भी जानते हो, सब ग्रामीण पृष्ठभूमि से हो, सब जान रहे हो कि जब तक गाय दूध दे रही है तब तक माता, और गाय दूध देना बंद, इसके बाद हम आपके हैं कौन? भाई आप ये बताइए ना, जो सड़कों पर जंगलों पर गाय हैं वो क्यों है? क्योंकि उनने दूध देना बंद कर दिया, अब वो किसी काम की नहीं रही। तो लालच में कि गाय ज्यादा दूध दे, इसके लिए लोग बाग गाय पर एक इंजेक्शन लगाते थे और उस पर एक दवाई होती थी, क्या नाम था उसका, एक मिक्सचर होता था, ऑक्सीटोसिन और डाइक्लोफार्म वगैरह कुछ ऐसा करके नाम था उसका। ठीक है, उससे दूध तो बढ़ जाता था, लेकिन वो गाय की पूरी बॉडी में भी फैल गई वो दवाई। अब जब वो गाय मरी तो उसका क्या किया, उसको संस्कार तो किया नहीं गाय का कि दफना दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, गाय को क्या कर दिया, खुले में फेंक दिया। अब गिद्ध ने गाय को खाया, और वो गाय से वो दवाई जो जहर है गिद्ध के लिए वो कहां पहुंच गई, गिद्ध में, और गिद्ध खत्म। ऐसे करते 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 गिद्ध प्रजाति ही लुप्त हो। समझ रहे हो कि एक दवाई कितनी मुसीबत साबित हुई पूरी गिद्ध प्रजाति के लिए, पर्यावरण के लिए। पर्यावरण का संरक्षक कहते हैं गिद्धों को, समझ रहे हैं? बड़ी दिक्कत है, आप पढ़ेंगे जब पर्यावरण पेपर 3 उसमें ये सब सारी चीजें आएंगी। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, दाह संस्कार, मतलब शव को पूरी तरीके से दफना, जला देना, जो कि जनरली कहाँ होता है, हिंदू धर्म में। तो ये 3 शवाधान प्रणालियां प्रचलित थी, तो इनको लिखने की जरूरत नहीं होती है। ये कब लिखी जाएंगी, जब कुछ भी ना बन रहा हो बेटा, जब बिल्कुल लगे कि अब तो कुछ नहीं हो रहा, अब तो यही लिखना है, तो फिर लिखना भोजन, वस्त्र, आभूषण और दाह संस्कार। ठीक है, क्लियर है? तो मेन जो समझाने वाली थी वो यही सामाजिक और राजनीतिक दशाएं थी। अब जब हम मंडे को सिंधु काल की आर्थिक दशा लिखेंगे ना, तो मैं आपको लिखते लिखते ही समझा दूंगा कुछ चीजें, और धार्मिक में भी
और ऐसे ही सांस्कृतिक में भी लिखते लिखते ही समझ लेंगे। तुम लोगों ने वो 2 पेज जो लिखने थे वो लिखे कि नहीं लिखे अभी तक? उसको लिखने से भी कुछ थोड़ा बहुत अब दिमाग में आएगा समझ में कि कैसे क्या करना होता है। ठीक है, चलिए, तो अब दशाएं हम करेंगे, अब मंडे से ही करेंगे। और अब आप लोग आधे घंटे कुछ मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, तो उन क्वेश्चंस को लिखिए बेटा, और फिर हम मंडे से आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमने सिंधु सभ्यता में कहां तक लास्ट पॉइंट किया है बेटा? नगर नियोजन तक, है ना। चलो, तो भाई नगर नियोजन तक के क्वेश्चंस पहले दूसरे तीसरे चैप्टर के लिखते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन लिखिए 2 मार्कर। 2 मार्कर में पहला क्वेश्चन लिखो बेटा, भीम बेटका। सबसे पहला क्वेश्चन 2 मार्कर में क्या लिखिए? भीम बेटका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन लिखो, मध्य पाषाण काल। ठीक है, मध्य पाषाण काल। ठीक है, तीसरा लिखो, वेदों के उपवेद। वेदों के क्या? उपवेद। अगला क्वेश्चन लिखो बेटा, जो लिखना है आपको, सुत्त पिटक। सुत्त पिटक जातक कथाएं। ठीक है, सुत्त पिटक जातक कथाएं। सुत्त पिटक जातक कथाएं। फिर आप लिखिएगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र। आप लिखिए मेगास्थनीज। मेगास्थनीज। ठीक है, मेगास्थनीज। नेक्स्ट लिखो, 8 क्वेश्चन दे देते हैं, है ना। अच्छा, अभी तो और जाना है। मेगास्थनीज के बाद अगला लिखिएगा आप, नासिक अभिलेख। नासिक अभिलेख। फिर लिखिएगा सिंधु सभ्यता। की नहीं, ये तो हो चुका है। अभिलेख लिखो। चलो, 9 और 10 छोड़ दो, कुछ जो क्वेश्चन नहीं दिए होंगे वो लिखूंगा। अब लिखो 7 मार्कर। 7 मार्कर लिखो, 9 10 बना के छोड़ दो, अभी बताता हूँ 9 और 10 में क्या करो। ठीक है, 7 मार्कर लिखो। 7 मार्कर में आप, अभी हमारे पास टाइम आधे घंटे है ना, 2 7 मार्कर लिखो। तो 7 मार्कर में पहला क्वेश्चन लिखो, वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। वैदिक साहित्य पर संक्षिप्त टिप्पणी करें। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन लिखो, सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में जानकारी दीजिए। सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में जानकारी दीजिए। ठीक है, तो 10 मिनट इसमें लगेगा, 10 मिनट उसमें, फिर डिस्कशन में। ठीक है, इतना करिए। ठीक है, क्योंकि डिस्कशन में फिर टाइम लगेगा ना। चलिए, अच्छे से करना है बेटा।
मुझसे क्यों पूछते हो? मैं बात बताऊंगा। टेस्ट का मतलब ही क्या रह जाएगा अगर नहीं बता दूंगा? वो तो तुमको लिखने के बाद बताओ। नौवां नंबर है सिंधु सभ्यता के पतन के कारण। ठीक है, और फिर है हड़प्पा उत्कीर्ण नगर। ठीक, ये 10 क्वेश्चन 10 मिनट में, और मान लो 10 मिनट में तुम्हारे दो क्वेश्चन 20 मिनट, तो 5 मिनट तो हो ही गया होगा मेरे ख्याल।
ऐसे कौन सी क्वेश्चन दे दिए भाई, मैंने तो करने गए तुम।
चलो हो गया टाइम। ये तुम लोगों को 7 मार्कर नहीं मिलेगा है भाई? चलो 7 मार्कर ही आओ सबसे पहले। 7 मार्कर पहला क्वेश्चन था, वैदिक साहित्य पर टिप्पणी कीजिए। अब इसमें दिक्कत क्या है बेटा? वैदिक साहित्य मतलब क्या? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद, इन पर टिप्पणी करनी थी। आपको टेबल ध्यान करो, ब्राह्मण साहित्य के 2 भाग, वैदिक साहित्य और वैदिकोत्तर साहित्य। ध्यान करो, वैदिक साहित्य के अंतर्गत क्या क्या आता था? वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, आरण्यक और उपनिषद। तो आपको इन चारों पर 2-2 लाइन लिख देनी थी, हो गया ब्राह्मण वैदिक साहित्य। वेद पर 2 लाइन, ब्राह्मण ग्रंथ पर 2 लाइन, और मतलब ये लिखनी थी। अब इस पर क्या लिखा ये इंपॉर्टेंट है। तो वेद पर आपको लिखना था प्राचीनतम ब्राह्मण साहित्य है, आर्यों की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत है, इनकी संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, लगभग इतना वेद। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों की संक्षिप्त एवं सरल व्याख्या कर्मकांडों से संबंधित है, उदाहरण ऐत्रेय, कौशिकी आदि। आरण्यक वेदों के रहस्य से संबंधित ग्रंथ है ना। प्रमुख आरण्यक डैश 1-2 नाम, खत्म। उपनिषद दर्शन पर आधारित प्राचीनतम ग्रंथ है, इन्हें वेदांत भी कहते हैं। प्रमुख उपनिषद डैश 1-2 के नाम लिखिए, खत्म। यही किया है। बना क्यों नहीं बेटा ये? नहीं, क्लास अटेंड नहीं करी आपने, ठीक है। तो वो जब आपने लिखा है इसको कि नहीं लिखा? हाँ, इसीलिए हुआ होगा ऐसा। चलो कोई बात नहीं। दूसरा 7 मार्कर था
हाँ, ये थोड़ा सा देखना, सिंधु सभ्यता के तो क्या लिखा आपने? मैंने सिद्धांत पूछा था क्या? मैंने निर्माता पूछा है ना, तो सिद्धांत क्यों लिखे? बात क्या है, लिखना वही है, लेकिन हेडिंग क्या होगी ये इंपॉर्टेंट है। इस पर अपन ऐसा कर सकते थे कि सिंधु सभ्यता के निर्माताओं के संबंध में निम्न प्रमुख मत है डैश। सबसे पहला विदेशी, यहां पर सिद्धांत नहीं लिखना है, सबसे पहला क्या लिखना था, सुमेरियन या विदेशी। और आपको इसमें लिख देना था कि गार्डन चाइल्ड, क्रेमर आदि के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता जो है वो मेसोपोटामियन सभ्यता के निवासी थे। ठीक है ना? अधिकांश इतिहासकारों द्वारा इसे स्वीकार नहीं किया गया है। दूसरा आपको लिखना था द्रविड़, तीसरा लिखना था आर्य, चौथा लिखना था सोथी संस्कृतिवासी और पांचवा लिखना था भारतीय। भारतीय पांचवा कौन? क्योंकि क्रमिक उद्भव में कौन है सिंधु सभ्यता का निर्माता? भारतीय ही तो है। आप लोगों ने क्या क्या हेडिंग डाली है? सिद्धांतों के नाम नहीं, अल्टीमेट कंटेंट वही होगा, अंदर का कंटेंट तो वही होगा ना कि किसने दिया और क्या कहा, लेकिन बाहर आप सिद्धांत नहीं लिखे। बाहर लिखे सुमेरियन वासी, बाहर लिखे द्रविड़, बाहर लिखे आर्य, बाहर लिखे सोथीवासी और बाहर लिखे भारतीय। कंटेंट वही रहेगा। जैसे भारतीय में आप लिखेंगे कि डॉक्टर फेयर शेरविस एवं रोमिला थॉपर के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता भारतीय ही थे और उन्होंने दीर्घ काल में क्रमिक विकास के परिणाम स्वरूप सिंधु सभ्यता का निर्माण किया था। राखलदास बनर्जी के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता द्रविड़ थे। इतिहासकार रामचंद्रन और लक्ष्मण स्वरूप सहाय के अनुसार सिंधु सभ्यता के निर्माता आर्य थे। बस ये करना था, बात तो सेम ही है, जो सिद्धांत है वही लिखा है, बस बाहर सिद्धांत का नाम ना लिख करके जो निर्माता पूछा है उसको लिखिए। नहीं समझे? बस इतना करना था और कुछ नहीं। ठीक है, चलिए। हड़प्पा उत्तरी नगर, हाँ जैसे पहली हेडिंग हो जाती विदेशी, आर्य, द्रविड़, सोथीवासी, भारतीय, ये 5 हेडिंग। ठीक है, लिख लेना इसको। हड़प्पा उत्तरी नगर, पहले तो ये बताओ कि हड़प्पा उत्तरी नगर थे क्या? ऐसे नगर जो सिंधु सभ्यता के खत्म होने के बाद भी स्थित थे, जैसे चनहुदड़ो, रंगपुर, रोजड़ी आदि। यही लिखा है? ठीक है। सिंधु सभ्यता के पतन के कारण इसमें आपको क्या करना था, 3 लाइनें हैं, इसमें बड़े अच्छे से अगर आप लोगों ने किया हो, एक तरफ लिखना था यहाँ प्राकृतिक कारण, एक तरफ लिखना था विदेशी आक्रमण और एक तरफ लिखना था क्रमिक पतन। क्या किया? यही किया। मतलब कंटेंट यही आएगा ना, प्राकृतिक मतलब बाढ़, भूकंप, जल प्लावन। ठीक, विदेशी आक्रमण, आर्यों के आक्रमण से सिंधु सभ्यता नष्ट हुई, और क्रमिक में क्या लिखना था कि कृषि और व्यापार वाणिज्य के पतन से सिंधु सभ्यता का धीरे धीरे पतन हुआ। हाँ मतलब ठीक है, हर व्यक्ति अलग अलग लिखता है, लेकिन इस तरीके से थोड़ा सा आगे आगे ध्यान रखना और अच्छा रह जाएगा। ठीक है, चलिए। नासिक अभिलेख किसका है? तो देखिए, पहला बिंदु तो ये आना चाहिए सातवाहन युगीन अभिलेख, क्योंकि ये किस वंश का है? सातवाहन। तो पहला बिंदु इस पर क्या आना चाहिए? मतलब जनरली कोशिश करिए कि पहला बिंदु क्या हो, सातवाहन युगीन अभिलेख। गौतमी बलश्री से संबंधित, महाराष्ट्र में स्थित है, और इसमें गौतमी पुत्र शातकर्णी की विजयों एवं उपलब्धियों का वर्णन है। इतने बिंदु आने ही चाहिए। आप देखिए आपके आंसर में क्या शामिल नहीं है। सातवाहन नहीं, तो ये तो मतलब बताना पड़ेगा ना कि ये किस वंश से संबंधित है, सातवाहन। तो पहला ही बिंदु होगा सातवाहन युगीन अभिलेख। ठीक है। मेगास्थनीज
पहला बिंदु तो ये बता दो कि भाई ये यूनानी यात्री है, तो प्रसिद्ध यूनानी यात्री चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया। इसकी पुस्तक इंडिका है, जिससे मौर्य युगीन समाज संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। काम खत्म। और अगर जगह है तो फिर बहुत सारी चीजें हैं लिखने के लिए, लेकिन इतनी चीजें तो आनी ही चाहिए। देखो क्या छूटा तुम्हारा और क्या कैसा है। क्या छूटा? सब है आप लोगों का? है, ठीक है। कल्पसूत्र किस धर्म से संबंधित है? तो प्रसिद्ध जैन ग्रंथ है, भद्रबाहु द्वारा रचित है ना। और जैन तीर्थंकरों की प्रारंभिक जानकारी, मौर्य वंश की जानकारी का महत्वपूर्ण स्रोत है। तो मौर्य वंश, जैन तीर्थंकर, भद्रबाहु और प्रसिद्ध जैन ग्रंथ, इतनी चीजें आनी चाहिए थी। है। जातक कथाएं किस धर्म से संबंधित है? हाँ, तो प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ है और इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की काल्पनिक कहानियों का संग्रह है। इनकी संख्या 549। संख्या लिखी, काल्पनिक कहानियां, ठीक है। सुत्त पिटक, तो सबसे पहले तो सुत्त पिटक में एक बिंदु अगर आ जाए, त्रिपिटक से संबंधित, है ना भाई। या तो और पहला आ जाए, बौद्ध ग्रंथ है, त्रिपिटकों से संबंधित है, बुद्ध की शिक्षाओं एवं उपदेशों का संग्रह है, इसे बौद्ध धर्म का एनसाइक्लोपीडिया भी कहते हैं। इतना आया है। वेदों के उपवेद कुछ नहीं, 4 ऋग्वेद के सामने लिख देना था, आयुर्वेद, चारों के नाम और वो वेद कर लिया। चारों के लिखे, गड़बड़ तो नहीं करी है? करी है? हाँ, वही तो पूछ रहा हूं। ऋग्वेद का आयुर्वेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद, सामवेद का गंधर्व वेद और अथर्ववेद का शिल्प वेद, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। मध्य पाषाण काल पूरा पाषाण काल से संबंधित है, प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। समय लिखा कि नहीं लिखा इतना बताओ, कब से कब तक? 10,000 से लिखा है, ठीक है। और विशेषता लिख देना था। क्या है विशेषता? देखिए, इस पर आप 2 चीजें लिख सकते थे, प्रमुख स्थल भी और विशेषता भी। तो सबसे पहला प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित ब्रैकेट में क्या, 6000 बीसी तक, कब से? 10,000 बीसी से, ठीक है। फिर आदमगढ़, बागौर प्रमुख स्थल थे। पशुपालन, लघु अश्म, है ना, लघु औजार जो भी है, इस काल की प्रमुख विशेषताएं। मतलब विशेषताएं स्थल और समय और प्राग ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इतने बिंदु आने चाहिए थे। क्या छूटा अब आप देख लो। कुछ नहीं छूटा। हाँ, भीमबेटका, पहला बिंदु क्या? प्रसिद्ध पुरापाषाण कालीन स्थल कहाँ स्थित है? रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। खोजकर्ता वीएस वाकड़कर। और यहाँ से प्राचीन मानव की गुफाएं, चित्रकारी के साक्ष्य आदि की प्राप्ति हुई है। और आप ये भी बता दो कि विश्व विरासत सूची में सम्मिलित है 2003 में, ठीक है। तो लगभग इस दिशा पर करना चाहिए था। अब देखिए कहां सुधार की गुंजाइश है। क्या बेटा? निर्माता वाला, ठीक है। तो 5 मिनट का समय है, लिख लो 4 मिनट में फटाफट। समझ रहे हो? नेक काम में देरी क्यों करनी? अभी निर्माता वाला जैसा बताया लिखो। निर्माताओं वाला आंसर जो भी डिस्कस किया है, कैसे लिखना था लिखिए।